रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने पास्ट पेपर्स की इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो हमारा जी असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर था, 5 अप्रैल 2026 को हुआ था। इसमें जो भी आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दो आपको पता है पार्ट होते हैं इंग्लिश के। एक इंग्लिश ग्रामर होती है और एक आपके पास इंग्लिश वोकैबुलरी होती है। दोनों इंशाल्लाह हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारा जो पार्ट 1 हुआ था उसमें हमने पेपर डिस्कस किया था जी असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। ठीक है, उसको जो आपके पास था जी उसका पार्ट 1 था मीन के मॉर्निंग वाला। आज हमने इवनिंग वाला करना है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास जो टॉपिक आया था बेसिकली उसमें आर्टिकल वाला टॉपिक आया था। तो आर्टिकल वाला टॉपिक हमने कल साथ इसमें डिस्कस कर लिया था बड़े डिटेल के साथ। इस तरीके से आज वाला जो लेक्चर है, आज का जो पेपर है उसके अंदर आपके पास जो आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, एक आपके पास सिंगुलर टू प्लूरल वाला टॉपिक आ रहा है। ठीक है, जिसको डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ क्लास, क्लास की टाइप्स के वाला ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और एक आपका फ्रेजल वर्ब, गेट का फ्रेजल वर्ब आप इसमें आया था, तो गेट का फ्रेजल वर्ब आज कर लेंगे। वैसे हमने फ्रेजल वर्ब 8 से 10 करने होते हैं, जैसे हम कम का फ्रेजल वर्ब करेंगे, टेक का करेंगे। ठीक है जी, और गेट का ये आज हम कर लेंगे। और भी हमने तकरीबन जो है ना जी ये 8 से 10 फ्रेजल वर्ब हमने करने होते हैं। तो गेट का आज आया तो हम आज ही गेट का साथ कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास जो ये आपके पास 2-3 एडवर्ब्स हैं, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। इनके वजह से क्वेश्चन पूछा गया तो इनके स्ट्रक्चर की वजह से हम ये क्लियर कर लेंगे। तो टोटल आपके पास 4-5 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, और ये सारे टॉपिक भी साथ साथ हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था जी, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल उसने पूछा था। तो ये जो प्लूरल आपके पास होता है सिंगुलर, प्लूरल और आपके पास मैस्कुलिन, फेमिनिन वगैरह आपके पास जो होते हैं। ठीक है, इसके आपने रूल तो हमने सबको पता होता है, हर बच्चे ने रूल्स याद किए होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था जब हम आर्टिकल का टॉपिक कर रहे थे, एग्जामिनर हमेशा सिर्फ हमसे एक्सेप्शनल केसेस पूछता है। एक्सेप्शनल केसेस पूछेगा। और उधर जब जाएंगे हम प्रेपोजिशन में जाएगा तो प्रेपोजिशन में भी वो आपसे फिक्स प्रेपोजिशन पूछेगा, नो प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से ये जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं या मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं, इसमें भी आपसे वो एक्सेप्शनल केसेस पूछेगा। मीन के जो जनरल रूल से हटकर जो बनते हैं वो आपसे पूछेगा। जनरल रूल आपको पता है, एंड पे एस या ई एस का इजाफा कर दो तो आप सिंगुलर को प्लूरल बना देते हो। एस का इजाफा कहाँ पे होता है, ये वाला पहले वाला एस वाला इजाफा है, दूसरे में आपके पास ई एस वाला इजाफा है। ये मैंने आपके साथ लिख दिए, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद जनाब क्या आपने कैसे कैसे इसमें करना है। ठीक है जी, और वाई के साथ पीछे कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर आपने आई ई एस में इजाफा करना होता है। ओ के साथ आपने कॉन्स्टेंट आ जाए तो फिर आपने ई एस का इजाफा करना होता है। एफ को आपने काट के वी ई एस में करना होता है, वाइफ या नाइफ ऐसे करके। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास एक था जी, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। ओ यू एस ई जहाँ पे एंड पे आ जाए, इसको हम वैसे तो इसमें एंड पे एस का इजाफा करके, तो जैसे हाउस होता है ना हाउस, तो हाउस को हाउसेस हम कर देते हैं, स्पोज होता है स्पोज को स्पोजेस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस आपके पास एक है, सिर्फ दो आपके पास ये नाउन होते हैं, माउस और लाउस। ठीक है, माउस का माइस हो जाता है और लाउस का लाइस हो जाता है। ठीक है जी, तो ये दो आपके पास हशरात ऐसे हैं जिनके साथ आप एक्सेप्शनल केसेस में इनको माउस को माइस करते हैं, माउसी से नहीं करते, लाउस को लाइसिस करते हैं, लाइस करते हैं, लाउसी से नहीं करते। ठीक है, तो आपने ये एक्सेप्शनल केसेस भी साथ साथ सारे कवर कर लेने हैं। बाकी मैंने सारे आपके पास रूल जो है ना जी वो मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल, आपने पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, कि जहाँ पे जनाब जो वाई के पीछे कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, वाउल आ जाए तो आपने कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको कर लेंगे। जैसे आपके पास है ना बॉय है ना, बॉय बॉय तो एंड इसके एंड पे वाया है ना, तो लेकिन पीछे इसके पास क्या जी, इसके पीछे आपके पास ये वाउल आएगा तो इसको हम बॉयज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाए बेबी आ जाए तो इसके एंड पे वाया आया था लेकिन पीछे कॉन्सोनेंट आ गया बेबी, तो हम इसको वाई को काट के आई ई एस के में कर रहे हैं, बेबीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो मीन के किसी के पीछे कॉन्सोनेंट आ जाए या आगे वाउल आ जाए तो उसके तरीके से आपने कैसे कैसे करना, साथ उसकी मैंने हर एक के साथ एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, साथ साथ मैंने इसकी एग्जाम्पल्स भी 8-10 आपके पास जो नाउन्स लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, सारा मस्ट बी फेड अप डैश स्टडी। अब ये जो आपके पास है ना फेड अप आपके पास एक फिक्स्ड फ्रेज है। किसी चीज़ से जब बेजार होना होता है ना तो उसके साथ आपके पास यूज़ होते हैं जी फेड अप विद। हमेशा आपने फेड अप विद ही इस्तेमाल करना है। ये आपके पास एक फ्रेज है। ठीक है जी, ये फिक्स्ड फ्रेज समझ लें। फेड अप के साथ हमेशा आपने विद लगाना है। ठीक है जी, इसको फिक्स प्रेपोजिशन समझ लें चाहे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है वाटर फ्लोड डाउन द स्लोप। अब इसमें क्वेश्चन ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपको क्या पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने आपको बताया जब भी आपने किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी वर्ब आपने करनी होती है कि वर्ब इसमें क्या है।
सबसे पहले आपने वर्ब को पहचानना है कि वर्ब क्या है। वर्ब को पहचानने का तरीका ये भी होता है कि वो ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा वर्ड होता है जिसकी फॉर्म्स बन रही होती हैं, उसकी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बन रही होती है। जैसे यहाँ पे अगर ना फ्लोड लिखा हुआ है तो ये फ्लो से निकला है, फ्लो, फ्लोड, 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 ठीक है। वाटर के कभी आपको डिग्री नज़र नहीं आती कि वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। डाउन का डाउनड भी नज़र नहीं आ रहा होगा, स्लोप का स्लोप्ड भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आया होगा। जो फ्लोड आपके पास, ये आपके पास डिग्री बनी हुई है, ये आपके पास वर्ब है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें काम क्या हो रहा है, तो ये आपके पास ये वर्ब है। उसके बाद फिर आपने देखना था ये जो वर्ब है, वर्ब यहाँ पे आपके पास है फ्लो, बह रही है कुछ चीज़, कौन सी चीज़ बह रही है, जो काम है उसको कौन कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे वाटर आपके पास सब्जेक्ट है। सिद्धि, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास नाउन होते हैं हमेशा, सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास नाउन होते हैं। बाद औकात इन्फिनिटिव, जेरेंड वगैरह वो बाद में याद करेंगे, सिंपल आपने ये याद करना है कि नाउन होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास फ्लो होता है, किसके ऊपर वो फ्लो हो रहा है, जो काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, स्लोप के ऊपर हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक नाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दरमियान में आपके पास आएगा डाउन, डाउन। अब ये जो अजाफी लफ्ज़ होते हैं ना जी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन आपके पास बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास चीज़ें जो होती हैं वो आपके अजाफी चीज़ें होती हैं। अजाफी चीज़ें आपके पास कौन कौन सी होती हैं? एक होती है जी, कोई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट की मिदासराई कर रहे होते हैं, इसकी तारीफ, इसको एलेबोरेट कर रहे होते हैं, इसकी क्वालिटीज़ को बयान कर रहे होते हैं। तो जो किसी चीज़ की सब्जेक्ट या नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते होते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके पास ये जो वर्ब होती है ना, वर्ब, वर्ब की क्वालिटी को बयान कर रहे होते हैं, उसको हम एड वर्ब बोलते हैं, वर्ब में ऐड कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी को ऐड कर रहे होते हैं, एड वर्ब बोलते हैं, ठीक है। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आपके पास, जो आपके पास सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के अल्फाज को आपस में मिला रहे होते हैं, आपस में मिला रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कंजंक्शन बोलते हैं, उनको कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन के लिए हमने ये याद किया होगा कि कंजंक्शन के दोनों तरफ एक जैसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अगर पीछे वर्ब है तो आगे भी वर्ब होगा, अगर पीछे नाउन है तो आगे भी नाउन होगा, अगर पीछे पूरा सेंटेंस है तो आगे भी पूरा एक सेंटेंस होगा, अगर क्लॉज है पीछे तो आगे भी क्लॉज होगा, ठीक है। कंजंक्शन की वजह से हमने ये याद किया हुआ है। फिर आपके पास आता है कि प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज़ होता है जो आपके पास क्या होता है, उसकी एंड पे, उसके उस मीन के उसके बाद में एक नाउन आता है। एक नाउन की पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, प्री पोजीशन, नाउन से पहले एक आप प्री लगा देते हैं, एक लफ्ज़ लगा देते हैं उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए कि वो चीज़ जो है किसी चीज़ के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने देखना है जो डाउन है, डाउन किसके साथ, किसको जनाब कर रहा है। वैसे फ्लोट तो आपके पास वर्ब आ गया, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये डाउन आपके पास है ना, डाउन बेसिकली ये फ्लो को ही एलैबोरेट कर रहा है। वाटर फ्लो हो रहा है किसकी तरफ, डाउन की तरफ, तो ये फ्लो को एलैबोरेट कर रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक डाउन हमारे पास बन गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की ही क्वालिटी को बयान कर रहा है। लेकिन मैं जब देखता हूँ, अपने जो ऑप्शंस देखता हूँ तो उसमें तो एडवर्ब तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये कॉमनली आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है। अब एडवर्ब तो यहाँ पर मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। जब एडवर्ब नज़र नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे मजीद सोचूंगा। जब मजीद सोचूंगा तो मैं क्या करूँगा, हो सकता है ये इंडिपेंडेंट ना हो, बल्कि क्या हो, ये चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ हो रहा हो, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन की तरफ मैं जाऊँगा, ठीक है। अब कंजंक्शन या प्रेपोजिशन में मेरे पास क्या फ़र्क है, अगर ये डाउन इन दोनों को मिला रहा है तो डाउन से पीछे मेरे पास वर्ब है, आगे मेरे पास स्लोप है, स्लोप तो आपके पास एक नाउन है और पीछे मेरे पास वर्ब है, तो दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंजंक्शन नहीं मिलाते। तो फिर मेरे पास क्या है जी, ये आपके पास नाउन है, नाउन से पीछे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिर मेरे पास एक प्रेपोजिशन का मेरे पास एक ऑप्शन बच जाता है। तो मेरे पास ये प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है और कंजंक्शन भी नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन दो एक चीज़ों को मिलाता है। आर्टिकल मेरे पास पता है ए, एन और दा होता है। एडजेक्टिव मेरे पास वो होता है जो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या आपके पास जो है ना किसी नाउन की तारीफ़ कर रहा होता है, तो ये आपके पास है, ये एडजेक्टिव नहीं है। माई अरेबिक इज़ नॉट गुड बट इज़ इनफ टू। अब देखें ये यहाँ पे आपके पास ये जो सेंटेंस है इसमें कह रहा है कि मेरी अरबी ठीक नहीं है लेकिन मैं इसके साथ इनफ टू मीन के गुजारा कर सकता हूँ। तो ये गुजारे के वाले से आपके पास एक सेंस बन रही है, तो ये होता है गेट बाय, गेट बाय, ठीक है। अब गेट ऑफ तो कोई आपके पास फ्रेजल वर्ब नहीं होता। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी के छुटकारा पाना, गेट विद का मतलब होता है किसी के साथ चिमटना, किसी के साथ रिलेशन बनाना, ठीक है। तो ये आपके पास होता है जी फ्रेजल वर्ब गेट के। तो गेट के सारे फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए थे, तो ये आज आपने लाजमी याद कर लेने हैं। गेट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, बात समझाना। गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है मेलजोल रखना। गेट अवे का मतलब होता है फरार होना। गेट अवे विद का मतलब होता है सजा से बच के फरार हो जाना। गेट बैक का मतलब होता है वापस आ जाना। गेट बाय का मतलब होता है जी गुजारा करना। तो ये उसने आपसे पूछा हुआ है गेट बाय, ठीक है जी, किसी चीज़ के साथ गुजारा करना, ठीक है जी। तो ये सारी मैंने आपके पास जो है ना गेट रीड ऑफ तक मैंने जो सारे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं मैंने सारे यहाँ पे आपके ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये आपने गेट ऑफ की प्रेपोजिशन आज लाजमी याद कर लेनी है, इसकी सारी मैंने सात एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी,
ये आपके पास है सच बैड हैबिट्स ओनली लेड डैश डिस्ग्रेस। तो जो लेड लिखा है, लेड लेड आपके पास लीड की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, लेड लीड लेड लेड। तो लीड के साथ हमेशा आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, फिक्स प्रेपोजिशन आपके पास आती है टू। तो हम लेट जहाँ भी आपको नजर आए, लीड जहाँ भी नजर आए, आपने टू लगा देना आंखें बंद करके। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है जी आई कैन नॉट टेल यू वाई आई एम लेट। तो वाई आई एम लेट को कहता है बताओ ये कौन सा क्लॉज है। अब क्लॉज की टाइप्स हमें पता होनी चाहिए। क्लॉज हमारे पास होता है वैसे क्या, क्लॉज आपके पास एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस ही की टाइप है। अब सेंटेंस कौन सा आता है, ऐसा सेंटेंस जो आपके पास क्या है जी उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। ठीक है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। और लेकिन क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होने के बावजूद भी अगर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपके पास वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आपके पास होते हैं ना उसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब जो आपके पास एक सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठाक होता है, जैसे लिखा हुआ आई एम लेट। ठीक है, तो आई एम लेट एक पूरा सेंटेंस आपके पास है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, आपके पास वर्ब भी मौजूद है, आपके पास उसकी हालत भी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो पीछे वाई लिखा हुआ है ना, वाई वाई इसको क्या कर रहा है जी, इसको इनकम्प्लीट बना रहा है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन को नामुकम्मल कर रहा है। तो किसी भी सेंटेंस के साथ जब आपको सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लग जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मीन के अभी इसके आगे बात इसने अभी करनी है कोई बात। ठीक है, अगर आप ये ना पीछे लिखा हो तो आप ये सिर्फ ये वाई आई एम लेट, तो आप आपकी बात सुनने वाला बोलेगा हाँ बताओ आगे कि क्यों आप लेट हो। ठीक है, अगर जस्ट आप ये लिख दो आई एम लेट, तो वो बंदा आपकी बात सुन के चुप कर गया, हाँ जी बिल्कुल उसने बात पूरी कर दी, आई एम लेट। ठीक है, उसको समझ आ गया आप बता रहे हो कि मैं लेट हूँ। लेकिन अगर आप मैं वाई आई एम लेट, तो इसका मतलब है कि आप अभी और बात बताना चाह रहे हो, वाई आई एम लेट। ठीक है, तो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि आपके पास जो क्लॉज है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर आप फैसला कर जाते हैं उसके बाद फिर आपने देखना है, अगर आपके पास क्लास निकला है डिपेंडेंट, तो फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लास की तीन टाइप्स होती हैं। एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है, और एक आपके पास होता है जी वो एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो आपके पास है, ये जो पीछे का सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगता है ना, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इसको डिपेंडेंट क्लास बना देता है। अब ये जो आपके पास सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगता है जो इसको काम ख़राब करता है, इसको डिपेंडेंट करता है, बताओ ये जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है किसके लिए लगा है, ये नाउन के लिए लगा है, नाउन के लिए लगा है यानी कि सब्जेक्ट के लिए लगा है, या नाउन की क्वालिटी के लिए लगा है, या आपके पास उसके काम के लिए लगा है। अगर नाउन के लिए लगा है तो वो नाउन क्लास हो जाएगा, अगर उसकी क्वालिटी के लिए लगा है, नाउन की तारीफ़ के लिए लगा है तो उस एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, अगर उसके काम के लिए लगा है तो एडवर्ब क्लास हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक है, वाई आई एम लेट, आई यहाँ पे मौजूद है आपके पास, जिस बंदे की बात हो रही है वो यहाँ पे खुद मौजूद है, नाउन यहाँ पे मौजूद है, नाउन हो या प्रोनाउन हो सब्जेक्ट है ना। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो है ना इसको नाउन ही समझना है, प्रोनाउन को भी नाउन ही समझना है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो समझने का सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है। तो ये आपके पास क्या है जी, ये अपने आप के बारे में बता रहा है, तो आपके पास ये क्या है जी, ये नाउन क्लास है, नाउन क्लास है। अगर आपके पास उसकी क्या ये लिखा ना हु वन द रेस, आप देखें हु किसके लिए यूज़ हुआ है, वन के लिए, तो वन द रेस, वो बंदा जो जिसने मैच जीता है। अब जीतना क्या उसकी क्वालिटी है, मैच जीतने वाला बंदा कौन है, वो क्वालिटी उसकी बता रहा है कि वो बंदा जिसने मैच जीत लिया है। अब उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बंदा मौजूद नहीं है, उसकी क्वालिटी मौजूद है, तो आपके पास ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखिए इट वाज रेनिंग, अब इट वाज रेनिंग में आपके पास कोई सब्जेक्ट वहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपको काम नज़र आ रहा है रेनिंग का, कौन कर रहा है वो भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज आ गया, आपके पास एडवर्ब क्लॉज आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है जी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉज। अब फाइनाइट क्लॉज कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट क्लॉज कौन से होते हैं, फाइनाइट क्लॉज वो होते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब यूज़ होती है, और नॉन फाइनाइट क्लॉज वो होता है जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ होती है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसकी आप डिग्रीज बना लेते हो, जैसे आपके पास है ना लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है जी, वो आपके पास, या यूँ समझ लें कि ऐसा सेंटेंस जिसमें टेंस यूज़ होता है, टेंस आपका आप उसको देख के बता सको कि ये जो आपके पास सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जी, ये आपके पास फाइनाइट क्लॉज होते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसको आप देख के ये ना बता सको कि ये फ्यूचर का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, मीन के ऐसी वर्ब यूज़ हो जिसकी फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, तो वो आपके पास क्या जी, वो आपके पास है जी, वो है जी
वो आपके पास नॉन फाइनाइट क्लास हो जाता है। वो आपके पास नॉन फाइनाइट क्लास, ये आपके पास देखें जी फाइनाइट क्लास आपके पास की। और फाइनाइट क्लास हमेशा जो आपके पास डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। और जो नॉन फाइनाइट होता है हमेशा डिपेंडेंट होता है। नॉन फाइनाइट हमेशा डिपेंडेंट होता है। वो इन्फिनिटी से शुरू होगा, जीरेंड से शुरू होगा या पार्टिसिपल से शुरू होगा। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल का जैसे आगे क्वेश्चन आएगा इसको मैं मजीद इसको एलैबोरेट कर दूंगा। ठीक है, फाइनल क्लास अब देखें ना आपके पास लिखा हुआ है जी दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब दे आर प्लेइंग फुटबॉल एक मुकम्मल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लास है। और इसमें आपको नज़र भी आ रहा है ये आपके पास प्रेजेंट का फिक्रा है, तो आपके पास ये फाइनाइट क्लास है। फाइनाइट क्लास है मीन के फाइनाइट क्लास आपका इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, मीन के मुकम्मल फिक्रा भी हो सकता है, और डिपेंडेंट भी हो सकता है, मीन के ये नामुकम्मल फिक्रा भी हो सकता है। और इसमें आपको टेंस ज़रूर नज़र आएगा। बिकाज ही वाज लेट था, आप देखें ही वाज लेट आपके पास एक मुकम्मल सेंटेंस था, लेकिन इसको बिकाज लगा के इसको नामुकम्मल कर दिया। ये डिपेंडेंट तो हो गया है लेकिन फाइनाइट रहा है, क्योंकि ही वाज लेट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, वो ये पास्ट का फिक्रा है। ठीक है जी, अब ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं ना, नॉन फाइनाइट में आपके पास टेंस नज़र नहीं आ रहा। आपके पास हो गया, ये देखें आपके पास हैविंग फिनिश द वर्क ही लेफ्ट, स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, टू स्टडी हार्ड इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखें टू स्टडी हार्ड इज़ इंपॉर्टेंट, इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? इसमें आपके पास है कौन सा टेंस नज़र आ रहा है? ये टेंस का फिक्रा नहीं है। ठीक है जी, तो जिसमें आपको टेंस नज़र ना आ रहा हो, ऐसी आपकी वर्ब यूज़ हो रहा हो जिसकी आपने जो है जी कोई डिग्रीज वगैरह ना बनाई हुई हो, तो वो आपके पास क्या होता है जी, वो नॉन फाइनाइट क्लास होता है। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लास के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और आपके पास ये नाउन क्लास है, और ये जो आपके पास है एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास के ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो गया जी, ये भी आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद ये 7वें क्वेश्चन, छठे के बाद 9वां क्वेश्चन आ गया। 8वां और 9वां मैंने नीचे लिखे थे थोड़ी सी स्पेस को आपने एडजस्ट करने के लिए। 7वां क्वेश्चन था जी नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, सेंटेंस करेक्शन करो जी। ठीक है, अब ये जो आपका सेंटेंस करेक्शन है ना, इसमें ये 3-4 आपके पास एडवर्ब्स होते हैं, नो सूनर, हार्डली, स्क्रेसली, और आपके पास आ गया जी बेयरली। ये 3-4 आपके पास एडवर्ब्स हैं, इनका स्ट्रक्चर, इससे 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है वो। या तो उनका स्ट्रक्चर जो है ना जी, ये इनका स्ट्रक्चर होता है कि नो सूनर के बाद हमेशा हैड आएगा, हैड के साथ सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद दैन आएगा, और एंड पे आपके पास सिंपल पास्ट आ जाएगी, मैंने कि सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस आपके पास आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, या तो इसके स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर देगा, या वो क्या करेगा, ये जो आ गया ना हार्डली, स्केयरली और बेयरली, इनके साथ वेन लगता है, वेन वेन वेन, और नो सूनर के साथ दैन लगता है। ठीक है, या तो ये वेन और देन को आपस में इंटरचेंज कर देगा, यहाँ से आपको पजल करने की कोशिश करेगा, या क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। ठीक है, नो सूनर के फौरी बाद हैड नहीं लगाएगा, बल्कि सब्जेक्ट और हैड को आगे पीछे कर देगा। ठीक है, या क्या करेगा, थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा देगा, और इसमें सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म की जगह यहाँ पे इधर थर्ड फॉर्म ले आएगा और इधर सेकंड फॉर्म ले आएगा। पहले थर्ड फॉर्म आनी है, बाद में सेकंड फॉर्म आनी है। तो इस तरीके से इनको आपस में थोड़ा सा चेंज करके आपको पूछने की कोशिश करता है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, नो सूनर के बाद हैड आना है, तो इसने आई हैड लगाया हुआ है। पहली गलती तो ये हमने पकड़ ली। उसके बाद रीच्ड द स्टेशन देन, तो देन ठीक है, हमें पता देन ही आना था, देन ही आना था, इसमें वैन तो नहीं आना था। ठीक है जी, द ट्रेन लेफ्ट, तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरा इसका मतलब है जिसने यहाँ पे हमें थोड़ा सा पजल करने की कोशिश की है। तो आप देख लें अपने जो है ना इस ऑप्शन देख लें, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है, पहला फिक्र ही बन गया। अब अगले भी मैं साथ लाजमी देखूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि वहाँ पे गलती क्या है। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन आ गया, देखें गलत हो गया। ठीक है जी, उसके बाद देखें नो सूनर आई हैड आ गया, ये गलत हो गया, हैड आई आना था। अब देखें नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन आ गया, हमें देन चाहिए भाई, देन। ठीक है, समझ आ गई है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर आप जो छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, क्यों गलत है। अगला क्वेश्चन था जी आई आस्क्ड माई सिबलिंग इफ़ दे वांटेड टू गो ऑन ट्रिप। अब ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने ये देखना है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। आपको मैंने बताया था कि अगर कौमे मौजूद हों तो आपने क्या है डायरेक्ट है, अगर कौमे मौजूद ना हो तो आपके पास इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना, मीन के उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास है जी आई आस्क्ड माई सिबलिंग इफ़ दे वांटेड टू गो ऑन ट्रिप। ये जो इफ़ आया है, मुझे पता है कि जो मेरे पास जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें आपके पास ऐसे कोमे लगे होते हैं। ठीक है जी, पीछे आपका रिपोर्टिंग पार्ट होता है, आगे रिपोर्टेड स्पीच होती है।
कोमे से इसको हमने सेपरेट किया होता है। ये जो कोमा होता है, इस कोमे को काट के या तो मैं डैट लगाता हूँ, या मैं इफ़ लगाता हूँ, या मैं वेदर लगाता हूँ, या मैं WH फैमिली का लफ्ज़ लगा देता हूँ, वो अकॉर्डिंग टू माई नीड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो हमें दिया गया होता है। ठीक है, अब देखें इसमें इस वाले सेंटेंस में इस कोमे को काट के मैंने क्या लगाया हुआ है, इफ़ लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि जब मैं इसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में लेके आऊँगा तो इफ़ को काट के मैं कोमा लगा दूंगा, इफ़ को काट के कोमा लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो कौन कौन से सेंटेंस में इफ़ को काट के कोमा लगाया हुआ है, ये कोमा लगा, ये कोमा लगा, तो ये इफ़ इसमें आ रहा है। तो ये इफ़, तो ये वाला तो मेरी पहले ऑप्शन ये गलत होगी, क्योंकि इफ़ को हमने गायब करके कोमा लगाना है। तो ये वाली पहली ऑप्शन तो मैंने एक इफ़ के ही निशानी से ही मैंने काट दी। दूसरे नंबर पर मैं क्या देखूँगा, नंबर मैं देखूंगा पीछे मेरे पास जो रिपोर्टेड स्पीच थी, ये रिपोर्टिंग पार्ट है। रिपोर्टिंग पार्ट मेरे पास पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। अगर तो ये प्रेजेंट में है तो फिर मैं आगे टेंस चेंज नहीं करूंगा। अगर ये पास्ट में है तो मैं इसका टेंस चेंज करूंगा। तो मेरे पास ये आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क नहीं है। तो मेरे पास ये सेकंड, ये पास्ट में है। इसका मतलब है इसका मैंने टेंस चेंज करना था। इसका मतलब है ये टेंस चेंज करके मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपके पास इंटरेक्ट मिला हुआ है ना। इसका मतलब है ये मैंने टेंस चेंज किया हुआ है। अब ये टेंस किससे चेंज किया हुआ है, तो टेंस चेंज करने मेरे पास रूल थे। आपने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करना होता है। ये हमने किया था ना। इसी तरीके से सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करना होता है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाना होता है। ठीक है, तो अब ये मैं इस फैसला करूंगा ये जो मेरा सेंटेंस है ये किस सेंटेंस में टेंस में है। दे वांटेड टू गो ऑन ट्रिप, तो दे वांटेड सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब है ये मेरे पास सिंपल पास्ट है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो किससे कन्वर्ट हुआ है, सिंपल प्रेजेंट से कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल प्रेजेंट वाला फिक्रा मैं अपना देखूंगा मेरे सिंपल प्रेजेंट वाला कहाँ कहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये तो मैंने पहले इफ से ही काट दिया था, और डी वाला देखिए इसमें डिड नज़र आ रहा था। डिड तो आपके पास प्रेजेंट में नहीं आता, तो ये भी मैंने काट दिया ऑप्शन। ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में देखता हूँ। आई सेड टू माई सिबलिंग डू यू वांट टू गो ऑन ट्रिप, आई आस्क्ड माई सिबलिंग डू यू वांट टू गो ऑन ट्रिप, ये दो मेरे पास आ गए। अब इन दोनों को मैं देखूंगा कि मैं किसको मैं सिलेक्ट करूँ, किसी को ना सिलेक्ट करूँ। आप देखें इसमें दूसरा अब मैं कॉमन सेंस यूज़ करूँगा कि मेरे पास जो सेंटेंस है ये मेरे पास सिंपल सेंटेंस है कि या इंटरेक्टिव है, मीन के सवालिया फ़िक्रा है कि सिंपल फ़िक्रा है। तो ये मेरे पास सवालिया फ़िक्रा है, आस्क्ड है, तो मैं आस्क्ड वाला करके डू यू वांट टू गो ऑन ट्रिप, ये मैं इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, मीन्स के जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको पता हो आप सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, और जो आप छोड़ रहे हैं आपको पता हो कि आपने उसको क्यों छोड़ा है। तो ये आपके पास हो गए सारे ग्रामर वाले। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो वोकैबुलरी वाले हैं। तो वोकैबुलरी में आपके पास आएगा जी एंटोनिम ऑफ रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब है सरदनश करना। तो आज के बाद रिप्रोच किसी की भी सरदनश करनी हो तो आप उसके लिए अपने लाइफ में यूज़ करें लफ्ज़ रिप्रोच। वोकैबुलरी याद करने का सिर्फ ये एक ही तरीका होता है कि आप उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किसी की इंसल्ट करने के लिए, किसी की क्लास लेने के लिए वो लफ्ज़ यूज़ आपने रिप्रोच करना है और नहीं करना। इसका उलट क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट जो है ना आपके पास ये गरीब है, आज के बाद आपने पुअर का इस्तेमाल नहीं करना, आप डेस्टिट्यूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में। इसका उलट आपके पास होता है एफ्लुएंट। तो अमीर के लिए आप रिच नहीं यूज़ करेंगे, एफ्लुएंट यूज़ करेंगे। फिर आपके पास होता है जी शेल को कहता है जी जियोलॉजिस्ट। अब शेल आपके पास होता है चट्टान, चट्टान। और चट्टान की जो आपके पास होता है जी इसकी जो है चट्टानों की जो है उसका मुताला करने वाला क्या जियोलॉजिस्ट कहलाता है, जियोलॉजिस्ट। जियो ज़मीन को तो कहते हैं ना, जियो ठीक है। जियोलॉजी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये जियोलॉजी। तो अब इसका मतलब है कि हमने पीछे जो है ना जी वो आपके पास है जी सब्सटेंस है, और उसका मुताला करने वाले इंसान या उसका मुताला करने वाला जो एक्सपर्ट है उसकी आपने आपस में रिलेशन बताना है। आप देखें यहाँ पे आपके पास है जी कैटाकॉम, ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान, आगे लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी। अव्वल तो इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी हमें ये नज़र आ रहा है कि ये आपके पास ये एंटोमोलॉजी एक फील्ड का नाम है, किसी एक्सपर्ट का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये एंटोमोलॉजी फील्ड है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास एक्सपर्ट था, ये गलत हो गया। फिर देखें ये भी आपके पास होगा जी मीटरियोलॉजी, ये भी आपके पास क्या था, एक फील्ड का नाम था, एक्सपर्ट का नाम नहीं था, ये भी मैंने गलत कर दिया। तो दो मेरे पास सिर्फ रह गए, ये वाले दो रह गए। ठीक है, इसमें आपके पास ये बॉटनिस्ट है, ये पेलियोंटोलॉजिस्ट है, मीन के ये दोनों आपके पास उसको जो है ना जी तरतीब आपकी सेम हो रही है। लेकिन बॉटनिस्ट को हमें पता है, बॉटनी तो हम कहते हैं जी पौधों की जो है करने वाला, बॉटनी वाले तो पौधे को मुताला करने वाले होते हैं, प्लैनेट का मुताला करने वाले तो नहीं ना होते ये बॉटनी वाले। ठीक है, तो ये आपके पास है गलत हो, तो ये मेरे पास आ गया फॉसिल को मुताला करने वाला पेलियोंटोलॉजी हमने पढ़ा था, तो ये पेलियोंटोलॉजिस्ट आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन था जी
रफ अप, रफ का मतलब होता है किसी को रफ कर देना, इसको किसी को जनाब यूँ समझ लें खुरदरा करना, किसी को छील देना। अप का मतलब होता है ज़्यादा करना, किसी को ज़्यादा रगड़ देना, ठीक है, मीन के तशद्दुद करना, तो इसको आपका बीट अप, इसका आपके पास होगा जी बीट अप, ये ईडीएम होता है, ठीक है जी। क्राइंग ओवर डैश मिल्क, तो ओवर स्प्लिट मिल्क ये आपके पास ईडीएम है, तो ये आपने इसको ऐसे ही याद करना है। यहाँ पे उसने ईडीएम की ही उसको अंदर से उसने क्या कर दिया, इसकी खाली जगह बना के आपको दे दिया, इसको ऐसे ही याद रखना है आपने, ठीक है जी। इट टेक वंस टू नो वन, इट टेक्स वन टू नो वन, किसी को जानने के लिए अपने आप को जानना, ठीक है, मीन के जो अपने अंदर बुराई होती है वही वही अगले में नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये एक नया आपके पास ईडीएम है, इसको आप याद कर लें। इसका है जी एवरी वन बिहेव, यू आर गिल्टी ऑफ द सेम थिंग, ये इसका करेक्ट होगा कि जो गलती मुझे कह रहे हो आप भी खुद भी दूध के धुले अब नहीं हो। ब्रेक आ लेग, ये जो क्वेश्चन होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट होता है। क्यों रिपीट होता है? ऐसे लग रहा होता है ये कोई नेगेटिव सेंस है, ब्रेक अ लेग, ये कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस है। क्यों? ब्रेक अ लेग होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, हुक्म दे रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो कि अगले की हड्डी तोड़ दो, अपनी नहीं कि उसकी टूटी। लेट ब्रेक हिज लेग, ऐसे इस सेंस में ले रहा है, मीनिंग कि आप किसी को क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, जब वो लड़ने जा रहा है तो आप कह रहे हो कि इसकी चलो जाओ और इसकी हड्डियाँ तोड़ दो जाके अपने मुखालफ की। तो ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप किसी को वेल विशिंग के लिए, आप गुड लक के लिए करते हो। इसके वैसे मीनिंग में ऐसे लग रहा है कोई नेगेटिव सेंस है, लेकिन इसका जो उसका मीनिंग होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम गुड लक बिफोर परफॉर्मेंस, ये आप इसका आंसर होता है, इसलिए ये काफ़ी पूछा जाता है जी, ठीक है। तो ये आज आज का आपका पेपर था, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला 2 पार्ट आपके और होंगे, तो कोशिश करूँगा कि आज ही आपकी इंग्लिश भी सारी कवर हो जाए 2026 वाली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।